तो भाई और बहनों, दिल थाम के बैठो क्योंकि आज है हम लोगों का एक अलग टॉपिक। लेकिन उसके पहले हमारी टैगलाइन क्या है? होना है अच्छे नंबरों से पास, तो आ जाओ एनएसए के पास। नीलेश सर एकेडमी एनएसए में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि बार बार हम लोग यही बताते हैं कि जो हम वीडियो में ले रहे हैं वही पेपर में आएगा। जब ये 100% हम लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ आएगी, है ना, 90% चांसेस तो यही है कि यही पूछेगा। तो आप लोगों का काम है कि भैया वीडियो एक बार तो भी देख ले और इसके पॉइंट्स बना ले, क्योंकि हमने तो पॉइंट वाइज ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हर देश की बुनियाद होती है उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके का है, कितना विख्यात प्रख्यात है और कितना फैला हुआ है और कितना मजबूत है, इस पे डिपेंड करता है कोई भी देश का विकास। ठीक है, तो जैसे कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? SBI। कोई बता सकता है सबसे बड़ी वाली बैंक कौन सी है हमारे भारत देश की? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ को किसी के खाते रहते हैं क्या? जैसे तुम लोगों के अकाउंट खुलते हैं क्या यहाँ? जैसे एसबीआई में तुम लोग खुलते हो, बाकी बैंकों में खुलते हो, तो आरबीआई में खुलते हैं क्या खाते? नहीं। तब भी ये बड़ी बैंक कैसे हुई? इनमें बड़ी बड़ी बैंकों के खाते होते हैं, वो होते हैं इनके कस्टमर्स। तो हुई ना बड़ी बैंक, हुई ना बड़ी बैंक। क्योंकि जब करोड़ों अरबों का लेन देन अपने नॉर्मल वाले बैंकों में होता है, तो आरबीआई में कितना लेन देन होता होगा, क्योंकि उनमें तो हर एक बैंक कंपलसरी है। कोऑपरेटिव बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उनके खाते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरबीआई में होने चाहिए। इट इज वेरी कंपलसरी एज पर द गवर्नमेंट रूल पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से हर एक बैंक के खाते, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, मल्टी स्टेट हो, नेशनल हो, स्टेट वाइज हो, कोई भी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके खाते, इनके अकाउंट आरबीआई में होने चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल अगर रहेगा तो कोई भी बैंक ज़्यादा यानी कि घोटाले करने नहीं करेगी, है ना। नहीं तो बहुत सारे पहले के बहुत सारी स्कीमें ऐसी चलती थी, हम लोगों के बचपन में हम सुनते थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसमें आम जनता ने पैसा तो डाल दिया लेकिन बाद में वो लेके भग गए। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे संचयती था। संचयती एक जमाने में चलता था। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे, आई थिंक कि भोपा वगैरह के एज के रहे होंगे, तो हमारे मम्मी पापा लोग, पूरे गांव के लोग संचयती में डालते थे पैसा। क्या कैसा उस वक्त क्या रहता था? 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जैसा जो आता था वैसी। जैसे डेली कलेक्शन की आरडी होती है ना, वैसा हम लोग संचयती में डालते थे और वो संचयती डूब गई, पैसा लेके भग गई। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेवकूफ़ बनाते लोगों को, इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ही चेंज कर दी। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में प्रचलित और व्यवस्थापन इसका कब हुआ? जब देश भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में सबसे बड़ा संकट था आर्थिक संकट। आर्थिक संकट था, तो ये आर्थिक संकट से उबरने के लिए हमें लोगों को आह्वान करना पड़ा कि आप लोग कुछ चीजें, कुछ व्यवसाय भारत देश में शुरू कीजिए, जिससे रोजगार समस्या कम होगी और पैसा का रोटेशन शुरू होगा। अब बिजनेस शुरू करो, व्यवसाय शुरू करो, बोल तो दी गवर्नमेंट ने, लेकिन पहले कैसा था कि अगर 100% है, 100% में से सिर्फ 30% लोगों के पास पैसा था, बाकी लोग बहुत गरीब थे। अब ये 30% से देश चलाना है, 30% लोगों से देश चलाना है, लेकिन इनके पास भी उतना पैसा नहीं था कि उससे हम लोग बड़ी जनसंख्या का रोजगार खत्म कर सके। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या की? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लागू की, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई नई नई और वो पॉलिसीज लागू की। तो इसके तहत आए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि यहाँ से आप व्यवसाय करने के लिए लोन ले सकते हैं, लोन लेकर आप व्यवसाय कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बड़ा बना सकते हैं और वहाँ आप रोजगार का जो भी हम लोगों का संकट है वो दूर कर सकते हैं।
जो इंडस्ट्रियल, इसलिए तो इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री यानी क्या? बड़े पैमाने का व्यवसाय, बिजनेस बड़े पैमाने में, है ना, जहां कम से कम हजारों वर्कर्स काम करें, है ना। अब इसमें भी कैटेगराइज हो गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल में लाखों लोग काम करते हैं क्योंकि इनकी ब्रांचेस होती है। मीडियम में थोड़ा, मीडियम स्मॉल में थोड़ा सिंगल स्टेट या तो सिंगल सिटी में काम करते हैं ये लोग। तो ऐसे अलग अलग कैटेगराइज के इंडस्ट्रीज ओपन होना शुरू हो गए। अब ये इस तरीके के इंडस्ट्रीज ओपन शुरू हो गए तो इसके हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चेंज होना शुरू हो गए कि भी अगर तुम्हारा छोटा व्यवसाय है यार, हम लोग बड़ी बैंक है, हम लोग बड़े बैंक को, बड़े इंडस्ट्रियलाइज को हम लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के सामने और समस्या है कि छोटे व्यवसाय जो है इनके लिए क्या करें हम लोग। तो इनके लिए छोटी छोटी संस्थाएं खुलने चालू हुई जो सिर्फ छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्री है उन लोगों को हम लोग लोन दें। जैसे आज के ज़माने में सबसे जो फेमस जो है वो है मुद्रा लोन। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा मुद्रा लोन का, तो मुद्रा लोन एक है जहां छोटे व्यवसायकारों को भी लोन मिलता है। जीएसटी लोन, जीएसटी नंबर अगर आपका है तो उस पर भी लोन मिलता है ना। या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी है जहां से अपन लोग लोन ले सकते हैं। तो ये सब चीजें पॉसिबल हुई, कब पॉसिबल हुई? जब भारत देश आज़ाद हुआ और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी तब। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ये है कि भैया अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है, कोई जमा करने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन आप एक व्यवसाय करना चाहते हो, अगर आपका प्लान अच्छा है, सब कुछ सही है, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, हर एक चीज़ें है, तो हम विदाउट सिक्योरिटी भी यानी कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल भी हम आपको एक अमाउंट देंगे, एक फाइनेंस देंगे, आपके बिजनेस को हम लोग फाइनेंस देंगे, फाइनेंस करेंगे। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट खुलना चालू हुए। अब इसमें कैसा है, कैटेगराइज थे, वही कैटेगराइज 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के कैटेगराइज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैटेगरीज इनकी है। लेकिन सबसे पहले देख लेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो पहले है टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री। सबसे पहला काम यह है कि ये मध्यम प्रकार का या तो बड़े प्रकार का लोन किसको देती है? इंडस्ट्री को देती है, यानी व्यवसायकारों को देती है, बड़े व्यवसायकार और छोटे व्यवसायकारों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाई है जिसको आज हम लोग बोलते हैं बैंक। और हम लोगों को वो बैंकों के नाम सुन के ऐसा लगता है ये फॉरेन की बैंक है, लेकिन है इंडिया की बैंक। हाँ, फॉरेन की बैंक बहुत सारी है इंडिया में, लेकिन जो हम लोगों को बचपन में लगता था कि नहीं यार ये फॉरेन की बैंक है, लेकिन ये फॉरेन की नहीं है इंडिया की। इनका ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है। लेकिन आजकल अगर देखेंगे तो हर बैंकों में कॉमन एक है कि एक जनरल आम इंसान भी अपना खाता खोल सकता है, अकाउंट खोल सकता है, पैसे डाल सकता है, पैसे निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि इनको रोटेशन चाहिए, है ना। हर एक बैंक को क्या चाहिए? रोटेशन चाहिए, पैसे का आना, पैसे का जाना। ये तो मैंने बताया था, लेना और देना, है ना। बैंकों का काम क्या होता है? लेना और देना। तो रोटेशन के लिए हर बैंक क्या करती है कि आम जनता के भी अकाउंट खोलना शुरू कर दिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था कि डेडिकेटली वही चीज़ों के अकाउंट खुलते थे जिससे रिलेटेड वो बैंक है। तो देखते हैं हम लोग कि किस तरीके की बैंक्स होती है। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा ICICI बैंक का नाम, तो सुनकर ऐसा लगता है यार फॉरेन की बैंक है, क्योंकि देखो हाँ ICICI जैसी हमारे दिमाग में आता है वैसे आता है HDFC। ऐसा लगता है ICICI बैंक और HDFC बैंक फॉरेन की बैंक है, HDFC फॉरेन की बैंक है, लेकिन ICICI इंडिया की बैंक, इंडिया की बैंक है और उस वक्त की सबसे महंगी बैंक थी। जैसे कि देखो कोई आम जनता अगर अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे मिनिमम जो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कहीं 100 रुपये है, कहीं 500 रुपये, कहीं 0 बैलेंस है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन ICICI बैंक का एक रूल था, अब नहीं पता, लेकिन पहले के जो रूल थे, पहले था 50,000 मिनिमम रखना पड़ता था। तो आम जनता रख सकती नहीं, रख सकती थी, है ना। तो वहाँ किसके खाते रहते थे? अमीर लोगों के खाते, जो कि व्यवसाय धारक है उनके खाते रहते थे। उसके बाद फिर कम हुआ, 35,000 हुआ। उसके बाद फिर कम हुआ और वो एक नॉर्मल वे से चलना चालू हुआ। शायद हो सकता है कि अभी भी वही चीज़ हो, लेकिन
गारंटी नहीं दे रहा हूँ, एश्योरिटी नहीं है। 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए ICICI बैंक में, आपके खाते में 15,000 रुपये। अगर नहीं रहेंगे तो कटेंगे पैसे। तो इस तरीके का कुछ रूल्स है, लेकिन अब है क्या ये नहीं पता। तो देखो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ये डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये है इंडस्ट्री को डेवलप करने वाले बैंक। मान के चलो मेरे दरवाजे पे 2 लोग आए। एक आया जिसको भूख नहीं लगी थी और एक आया जो भूखा था। तो सबसे पहले मैं एंटरटेन किसको करूंगा? जो भूखा है उसको मैं खाना दूंगा, पानी दूंगा, है ना। भूखा पैसा आया है तो उसको पहले वो करूंगा। प्रायोरिटी मेरी किसको रहेंगी? जो भूखा पैसा है उसको, है ना। तो डेवलपमेंट बैंक का भी इसी तरीके से है कि ये प्रायोरिटी किसको देगी? जो भी व्यवसाय धारक है और बड़ी इंडस्ट्रियां चलाता है तो उनको वो पहले प्रायोरिटी देगी। डेवलपमेंट बैंक्स उनको पहले लोन प्रोवाइड करेगी, उनकी जो समस्या है उसका निवारण करेगी, आम जनता का बाद में। क्यों? क्योंकि वो बैंक बनी ही उसी लिए है ना। जब वो चीज के लिए अगर बैंक बनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी क्या आएगी कि भैया जो भी व्यवसाय धारक है, जो भी इंडस्ट्री चलाता है, उन्हें अगर लोन की समस्या है या कुछ और चीजें की समस्या है तो मैं वो दूर करूं। आम जनता तो रोज ही आते जाते रहेंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री वाले, इनके लिए ही मैं यहाँ हूँ। तो मेरा पहला काम यही है कि इन लोगों की समस्या को हल करूँ। तो डेवलपमेंट बैंक में आते हैं IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI, IRBI। अब इनके फुल फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। ये बैंक आती है, इसे कहा जाता है डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करती है? जो इंडस्ट्रीज है इनको डेवलप करने का काम करती है। भारत देश में जो भी इंडस्ट्री है तो वो लोगों को लोन या उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी अगर सर्विस चाहिए तो वो ये गिनी चुनी बैंक, ये जो 5 बैंक है यही बैंक वो करेगी काम। समझ गए? इसके हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे आखिरी में। ये हो गया डेवलपमेंट, ये क्लासिफिकेशन। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है RCTC, TDICI, TFCI। ये इंस्टीट्यूशन आते हैं, इनके भी फुल फॉर्म अपन बाद में देखेंगे। ये कैटेगराइज क्यों है ये आपको तभी समझ में आएगा जब इनके फुल फॉर्म आप पढ़ेंगे। फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन्हें कैटेगराइज क्यों किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें LIC है, UTI है, GIC है। इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भैया अब तो कमा लिया मैंने, तो भैया मैं इन्वेस्टमेंट तो करूँ कहीं। भारत देखो, कोई भी सरकार क्या करती है, आपको एक एलिजिबल पर्सन बनाती है। यथाशक्ति वो पूरे की पूरी मदद करेगी आपके एजुकेशन से लेके, एजुकेशन के लिए देखो सरकारी स्कूलें हैं जहाँ आप बिना पैसों के पढ़ सकते हैं, अपना माध्यमिक एजुकेशन पूरा कर सकते हैं 12वीं तक का, है ना। नॉमिनल फीस, या तो कहीं तो बिल्कुल भी फीस नहीं, है ना। नॉमिनल फीस के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्रेजुएशन करवाते हैं नॉमिनल फीस के साथ, ठीक है। यहाँ तक हो गए, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब आप कमाना शुरू किए तो भैया आपसे लेना तो शुरू करेगी। भैया मैंने इतना खर्चा किया हूँ तुम्हारे पीछे। सीधी सी बात है, माँ बाप भी वही करते हैं बच्चों के साथ, है ना। बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनका एजुकेशन पूरा करते हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। जब वो पाँव पे खड़ा करते हैं तो फिर उनकी तरफ एक एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि अब वो हमें पालेगा। गवर्नमेंट किस तरीके से चलती है? इसी तरीके से चलती है ना कि वो आपको पहले निपुण बनाएगी, हर चीज़ में सक्षम बनाएगी। अब जब आप सक्षम बन जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को चलाना है आपके हाथ में, टैक्सेस भर के या तो अपना निवेश करके। और निवेश अगर गवर्नमेंट कंपनियों में करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अच्छे से चल सकती है ना। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो चीज़ के लिए। लास्ट का है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय में जो सिर्फ अपने राज्य का देखेगी, अपने राज्य के बाहर कुछ नहीं देखेगी। जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में कोई अगर व्यवसाय धारक अगर आता है तो उसकी मदद की जाएगी ये वाले इंस्टीट्यूशन की। इसमें क्या है, SFC और SIDC। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, हाँ भैया तुम महाराष्ट्र का रहवासी है, महाराष्ट्र में अगर करना चाहते हो, रहवासी की जरूरत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर करना चाहते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि सीधी और साफ बात है, महाराष्ट्र में अगर करते हैं तो महाराष्ट्र में ही क्या बोलते हो, महाराष्ट्र का ही सूर्योदय होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र का रोजगार खत्म होगा, जो रोजगार
सॉरी रोजगार खत्म बोलता हूँ, बेरोजगारी खत्म होगी, है ना। बेरोजगारी महाराष्ट्र की खत्म होगी, महाराष्ट्र अपने आप को इम्प्रोवाइज करेगा। तो यहाँ कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर अपना इंडस्ट्री डालना चाहती है तो महाराष्ट्र क्या करती है, महाराष्ट्र, मैं सिर्फ महाराष्ट्र बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, इसीलिए। हर राज्य का वैसी है कि वो राज्य की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनका साथ देते हैं और वहाँ वो स्थापित करने के लिए उनको, जैसे कि देखिए पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ थी एक ज़माने में? गुजरात में। गुजरात पहला ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले पीएम बनने के पहले मोदी सर वहाँ थे, है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो गुजरात को काफ़ी डेवलप किया। सबसे ज़्यादा देखना बिजनेस करने वाले आपको गुजरात में मिलेंगे। उसके बाद तेरा स्टेट छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा आयरन की, स्टील की ये जो फैक्ट्रियाँ मिलेगी बड़ी बड़ी, तो ये मिलेगी आपको कहाँ? छत्तीसगढ़ में, है ना। पहले एमपी का हुआ करता था ये पार्ट, तो एमपी को भी इंडस्ट्रियल हम लोग स्टील स्टेट ऑफ इंडिया बोलते थे, क्योंकि वहाँ लोहे से रिलेटेड, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा, पीतल, ये सब की जो फैक्ट्रियाँ थी ये ज़्यादातर लगती थी एमपी में। फिर जो पार्ट में लगती थी वो पार्ट फिर अलग हो गया, अलग स्टेट बन गया, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं। वहाँ की राजधानी रायपुर है ना। भिलाई वहाँ का एक और एक शहर है जहाँ आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो क्या हुआ कि एमपी बहुत बड़ा, यानी कि अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो बहुत बड़ा था एमपी, भारत देश का सबसे बड़ा। आज भी एमपी बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ से अगर यूपी प्रयागराज जाना चाहूँ और अभी यहाँ से बैठूँ तो एमपी मुझे 1 घंटे बाद लगेगा, संसद, है ना। और वो पार करने के लिए मुझे पूरा का पूरा दिन लगेगा एमपी को पार करने के लिए, और फिर बाद में यूपी आएगा, यानी कि पूरा दिन लग जाता है एमपी को पार करने में, यानी इतना बड़ा एमपी है। तो उसमें से छत्तीसगढ़ निकलने के बावजूद भी तो काफ़ी बड़ा एरिया था। तो कैसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ना तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और उसमें स्पेशली फिर था कि इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ थे तो उसको क्या किया, अलग स्टेट बना दिए और वहाँ स्पेशली ध्यान देना चालू हुआ। अब उनका स्टेट बन गया तो सीधी सी बात है उनके स्टेट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहीं ध्यान देते थे, तो आज वो प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है छत्तीसगढ़। पहले क्या था छत्तीसगढ़ में? जंगल ज़्यादा थे, आदिवासी लोग ज़्यादा थे, और वो जंगलों में कहीं ना कहीं फैक्ट्री थी, है ना, उतना विकास नहीं हो रहा था। आज जाके देखो आप कितना ज़्यादा विकसित है ना। तो इसी तरीके से हर एक राज्य जो है वो अपने खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाता है और अपने राज्य को डेवलप करने के कगार पे खड़ा होता है। तो हर राज्य चाहता है कि कोई भी इंडस्ट्री आए बड़ी बड़ी और हमारे यहाँ आए। जैसे कि महाराष्ट्र में हमारा जो विदर्भ है, हमारे विदर्भ में जो नागपुर है, नागपुर में देखो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है MIDC। देखो बड़े बड़े सिटीज़ में MIDC बनती है ना। अब पुणे में चले जाओ वहाँ MIDC है, मुंबई में चले जाओ वहाँ MIDC है, नागपुर में चले जाओ यहाँ MIDC है ना। और MIDC के साथ साथ और ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो है मिहान, है ना। पहले मिहान देखो चलता नहीं था, अब देखो मिहान में जगह नहीं है, इतनी इंडस्ट्री आ चुकी है। क्यों? यहाँ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप की महाराष्ट्र सरकार ने, और उसके तहत बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ऑफर दी कि आप आइए, हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, ऐसी जगह देते हैं कि जहाँ से आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे से अपने इंडस्ट्री चला सकते हैं, ताकि और आपकी वजह से हम लोग भी कमाएंगे, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी। हर एक राज्य का इसी तरीके से कहना होता है। जैसे कि इसके लिए एक एग्जाम्पल है, याद नहीं आ रहा अभी एग्जाम्पल, अभी एकदम से स्ट्राइक हुआ था, लेकिन इसी तरीके से काम होता है। ऑल दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है छोटे व्यवसाय, बड़े व्यवसाय और मध्यम व्यवसाय को, ऐसे कैसे? टर्म लोन के हिसाब से, लोन के हिसाब से, जिसमें कि लाइक परचेस शेयर्स एंड डिबेंचर, कोई कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदना है ना। जैसे मेरी एक कंपनी है, भैया मुझे महाराष्ट्र में बिजनेस करना है, मुझे फैक्ट्री डालना है अपनी, ठीक है। तो भैया एक काम करो, तुम मेरे शेयर खरीद लो, गवर्नमेंट को बोलूँगा तुम मेरे शेयर खरीद लो, तो वो पैसे आ जाएंगे मेरे पास, है ना। तो वो पैसे से मैं अपना बिजनेस करूँगा, मुनाफा हुआ तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक मुनाफा होगा, वो शेयर खरीद बेच सकती है, डिबेंचर खरीद बेच सकती है ना। डिबेंचर और शेयर का काम ही तो यही है
उतार चढ़ाव, है ना, तो इस तरीके से भी काम कर सकती है। तो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के, और वो चलते भी अच्छे हैं। इतने इतने रुपयों का उनको फ़ायदा होता है कि जो आप लोग गिन नहीं सकते, इतना फ़ायदा होता है। और कभी कभी नुकसान भी होता है। अब नुकसान कैसे, नुकसान बोले तो ऐसे बड़े बड़े नुकसान अगर देखेंगे भारत देश में, अगर बोलेंगे कि नहीं इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भारत देश के पास अगर देखा जाए तो टैक्स और बाकी चीज़ों से जो कमाई आती है उसमें कितने जीरो होते हैं, और वो कितना होता है ये कोई नहीं जानता, ये गिन ही नहीं सकते। अब ये नुकसान हो गया, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लो का रुक जाता है, फ्लो रुक जाता है। कैसा है, कोई भी चीज़ का एक फ्लो रहता है। टंकी में हमने पानी भर दिए, यहाँ से नल चालू किया, पानी नहीं आ रहा, एक जगह पानी आ रहा है, दूसरी जगह पानी नहीं आ रहा, फ्लो खराब हो गया, है ना, तो हमें उसे रिपेयर करने की जरूरत है ना। या तो फिर क्या होगा कि वो नल बंद करके दूसरे नल पे हम लोग जाएंगे तो प्रेशर आ जाएगा एक ही चीज़ पे, है ना, एक ही फ्लो पे आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो में गड़बड़ी होती है, तो इसलिए उसको कहा जाता है नुकसान। लेकिन नुकसान नहीं होता है रोज। इसके लिए भी एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बताता हूँ। अगर हम एक 10 रुपये का चिप्स का पैकेट अगर रोज खरीदते हैं, उसमें से अगर 1 रुपये अगर भारत देश को जाता है, तो एक दिन में इतना रुपये जाता है एक चिप्स के पैकेट पे 10 रुपये के, कि उसमें कितने जीरो है ये नहीं गिन सकते आप। एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन की, है ना। एक दिन में अगर एक बंदे ने अगर एक भी अगर पैकेट खाया, उसके ऊपर 1 रुपये भी अगर गवर्नमेंट को मिलता है, तो ऐसे न जाने कितने रुपए उनको एक दिन में मिलते हैं, उसके में कितने जीरो होते हैं, और वो कितना करोड़ होता है, वो तक आप यकीन नहीं कर सकते ये चीज़ों का। तो यानी कि इतना पैसा टैक्सेस में और बाकी चीज़ों में आता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन नुकसान का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया हूँ कि फ्लो में कहीं गड़बड़ी हुई तो उसे कहेंगे हम नुकसान। जैसे कहीं अगर बाढ़ आ गई, जैसे आसाम देखो, आसाम 90% आसाम डूब गया पानी में, हर साल डूबता है ना। अब वहाँ का फिर से वो राज्यों को फिर से व्यवस्थापन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा पैसा लगाती है वहाँ। तो फ्लो यानी कि जहाँ उनको लगाना चाहिए वो रोककर कोई दूसरी जगह चला गया, वो पैसा फ्लो रुक गया, है ना। तो इसे कहा जाता है नुकसान। लेकिन नुकसान कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, सब प्रॉपरली मेंटेन होते रहता है। सिर्फ यही है कि डिले होगा काम में, कोई कामों में डिले होगा। तो देखते हैं इसके फुल फॉर्म, देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। आईडीबीआई का है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी इंडस्ट्रीज है इनको डेवलप करने का काम आईडीबीआई काम करती है। अब आईडीबीआई बैंक वहाँ जाके आम इंसान भी खाता खोल सकता है ना, आम इंसान। उसके बाद आते हैं आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बैंक का नाम है। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, बैंकों के अलग अलग नाम। उसके बाद में SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री। अब देखो इनकी जब जैसे हमको फुल फॉर्म पता चल रहा है तो हमको पता लग रहा है कि एक्चुअल ये बैंकों का काम क्या है ना। SIDBI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होती है ना। तो इस तरीके से IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक इंडिया। कोई इंडस्ट्री अगर बंद हो चुकी है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए अलग से बैंक है कि भैया हाँ अब हम आप पे भरोसा करते हैं, एक काम करो फिर से शुरू करो काम, हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो उसके लिए ये है IRBI। फिर बाद में आते हैं सेकंड कैटेगरी जो है थी हमारी, सेकंड कैटेगरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RCTC, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। अब यहाँ आगे टेक्नोलॉजी वाली, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ फाइनेंस करेगी ये, है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, है ना, बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ कैसा है ये चीज RCTC ये आपका काम देगी। उसी तरीके से TDICI, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यानी कि सीधी सी बात है IT सेक्टर, है ना। IT सेक्टर को डेवलप करने के लिए इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो अब हमारा यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी बैंक होती है ना। अगर मैं अपने सिटी में टूरिज्म लाना चाहता हूँ, यानी कि बहुत सारे लोगों को यानी कि घूमने फिरने के लिए मौका देना चाहता हूँ, तो मैं अपने इधर ऐसे टूरिज्म स्पॉट बनाऊंगा। तो फिर मेरा काम क्या है कि भैया मुझे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ऐसे बैंक मैं देखूंगा जो सिर्फ ये स्पेशली ये चीज़ों के लिए फाइनेंस करती है ना, टूरिज्म से रिलेटेड। तो फिर उसके लिए है TFCI। अब यहाँ तक क्या हो गए, अब हम लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए, अब हम लोग करेंगे निवेश।
निवेश के लिए तो मालूम है, बचपन से हम देखते आ रहे LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC होता है। दूसरा होता है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना, LIC और UTI सबसे पुराना है। UTI के बॉन्ड लेके रखते थे लोग पहले के ज़माने में, है ना। वो मालूम है कितने के आते थे? 10 पैसे 20 पैसे के वो बॉन्ड आते थे, और आज वही चीज़ें लाखों में हो गई। जिसने 10 पैसे 20 पैसे के बॉन्ड लेके रखा होगा आज वो लाखों में खेल रहा है। तो इस तरीके से UTI काम करती थी, यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। GIC, ये भी एक इन्वेस्टमेंट पर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। उसके बाद में आते हैं हम लोग लास्ट वाली कैटेगरी, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद में आते हैं SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी ये स्टेट वाइज देखेगा, राज्य स्तरीय देखेगा, है ना। ये जो बैंक है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बैंक है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखता है, सेंट्रलाइज ऑल ओवर द इंडिया। इसके बाद में ये जो है, ये जो 3 है, ये 3 क्या देखेगा? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसको वो फाइनेंस करेगा, उसकी देखरेख ये करेगा। ये जो 3 चीज़ें, ये हो गया निवेश करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये 2 जो है ये हो गया स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट लेवल का ही काम देखेंगे। समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में अगर लिखने के लिए अगर आया तो क्या करने का, ये थोड़ा सा ये अपने मन से लिखने का, 4 पॉइंट लिखने का, और जो बैंक याद आती है वो बैंक उसमें लिख डालेंगे। ठीक है, वो बैंक उसमें लिख डालेंगे। देखिए, हर बैंक इंडस्ट्रियल को फाइनेंस करती है। आप कोई भी बैंक अगर लिखते हैं तब भी चलता है, अगर आप SBI लिखते हैं तो भी चलेगा। क्यों भैया? इंडस्ट्री और व्यवसाय को लोन देती कि नहीं, बिजनेस लोन देती है कि नहीं कंपनी, बैंक है, तो आप लिख सकते हो, है ना। तो इसमें यानी कि कैसा है कि आप कुछ भी लिखोगे मार्क मिलेंगे, क्योंकि रिलेटेड है ना, रिलेटेड है। अगर एग्जैक्ट लिखते तो वेल एंड गुड, एग्जैक्ट लिखना है करके ही मैंने इसका क्या किया हूँ, फुल फॉर्म भी लिख के रख दिया हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों का एक लास्ट वाला एक टॉपिक रहेगा, ये लेसन से रिलेटेड, ट्रेड क्रेडिट नाम से है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा करके मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला ये वाला लेसन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था, है ना। इसमें शेयर्स देखा हमने, डिबेंचर्स देखा, बॉन्ड देखा, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने इसमें। और इसमें और एक लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम, अच्छा ये हमारा क्या चालू है, SP चालू है ना। उसके बाद में हम OC हो गया हमारा, SP, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे आएंगे, तो इकोनॉमिक्स के हम लोग दूसरा लेसन लेंगे। तो इसी तरीके से मैं कैसे करता हूँ, पॉइंट वाइज आप लोगों तक के वीडियोस पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो सके। लेकिन आपका एक दायित्व, जिम्मेदारी ये है कि ज़रूरतमंदों के साथ ये वीडियो साझा जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, ताकि हमें और प्रेरणा मिले इस तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।